हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बावणिया और आप देख रहे हैं बावणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी जो स्टडी है वो भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पौधों में पाए जाने वाले लवक या प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड, तो देखिए प्लास्टिड जिसे लवक कहा जाता है। प्लास्टिड या लवक, प्लास्टिड या लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड है या लवक ये पादप कोशिका की मुख्य विशेषता होती है। तो किसमें पाए जाते हैं? ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक या प्लास्टिड पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और यदि हम इसकी खोज की बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक है हैकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम क्या है? हैकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, प्लास्टिड या लवक की खोज की थी। अब जो लवक होते हैं ये पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, और ये लवक वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीनों में से जो हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हरित लवक है, हरित लवक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लवक है, और इसकी खोज करने का श्रेय एक वैज्ञानिक है सिम्पर नामक वैज्ञानिक को इसकी खोज का श्रेय जाता है। तो पेड़ पौधों के अंदर लवक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है, पादप कोशिका की मुख्य विशेषता होती है। और लवक वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। प्रकृति के अंदर उत्पादक के रूप में पेड़ पौधे कार्य करते हैं, और उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं इसका मतलब ये भोजन का उत्पादन करते हैं, स्वपोषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। इस प्रकार यदि हम बात करें लवक, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः लवक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में देखो, एक तो वर्णी लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक में क्या होगा? इसमें विभिन्न प्रकार के रंगीन वर्णक होते हैं, इसको क्रोमोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक, इसमें कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो देखिए पेड़ पौधों में पाए जाने वाले लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अंग्रेजी में इसको क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यह जो हरित लवक है यह हरे रंग का होता है। हरित लवक हरे रंग का होता है, और ये जो वर्णी लवक होता है ये हरे रंग के अलावा दूसरे जितने भी रंग होते हैं वो सब इस वर्णी लवक के अंदर आते हैं। मतलब हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग के अलावा अन्य जितने भी वर्णक है वो इसमें आएंगे। हरित लवक के अलावा
अन्य जितने भी वर्णक है वो सब इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा जो अवर्णी लवक है, अवर्णी लवक जो होता है, ये अवर्णी का मतलब किसी भी प्रकार का वर्णक इसमें नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यह रंगहीन वर्णक होता है, यह रंगहीन वर्णक होता है। तो देखिए प्लास्टिड पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट संरचना होती है और पादप कोशिका में इसकी खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तीनों में से हरित लवक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हरित लवक की उपस्थिति में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कारण पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है और इस हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की दिखाई देती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसकी खोजकर्ता के बारे में नाम लिख दिया। हरित लवक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? सिम्पर। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? हरित लवक की खोज की थी। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में इसको वर्णी लवक कहा जाता है, वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब है अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, रंगीन वर्णक कह सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के रंगों वाले वर्णक पाए जाते हैं, यह रंगीन वर्णक है। अब देखो ये वर्णी लवक है, इसके अंदर वे सभी लवक आते हैं, वे सभी रंग आते हैं, मतलब हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग के अलावा, हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी वर्णक इसमें आते हैं। मतलब हरे रंग के लिए अलग से हरित लवक है, तो हरित लवक या हरे रंग के वर्णक को छोड़कर अन्य जितने भी वर्णक हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के अंदर आते हैं। अब देखो इसके उदाहरण की बात करें तो जो पुष्प है, पुष्प का रंग, पुष्प अलग अलग रंग के होते हैं, इसका मतलब वो क्या है? वर्णी लवक। इसके अलावा पुष्प के बाद में फल का रंग, फल का रंग, फली का रंग और बीज का रंग। अलग अलग बीजों का रंग अलग अलग होता है, वो भी वर्णी लवक के उदाहरण है। इस प्रकार देखिए पुष्प का रंग, फल का रंग, फली का रंग और बीजों का रंग, ये अलग अलग प्रकार के जो वर्णक है उनके उदाहरण है और ये सभी जो वर्णक है वो क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अवर्णी लवक। नंबर 2 अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं होगा, इसको रंगहीन वर्णक कहते हैं। रंगहीन वर्णक, किसी भी प्रकार का रंग, किसी भी प्रकार का वर्णक इसमें नहीं पाया जाता है। तो फिर इसका कार्य क्या होगा? इसका ये कार्य होगा कि विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है उनका संग्रहण करना। तो इसका कार्य होगा भोजन का संग्रहण। जो ल्यूकोप्लास्ट है या अवर्णी जो लवक है, इसका कार्य है भोजन का संग्रह करना। अब देखो भोजन का संग्रह करने के लिए भोजन के जो विभिन्न प्रकार के घटक है, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण इस वर्णक के द्वारा किया जाता है। तो इसको उस अवर्णी लवक को जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट।
वह अवर्णीय लवक जो प्रोटीन का संग्रहण करता है उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। वह अवर्णीय लवक जो लिपिड का संग्रहण करता है यानी वसा का संग्रहण करता है उसको लिपिडोप्लास्ट कहा जाता है। लिपिडोप्लास्ट कहा जाता है। इस तरह से देखिए अवर्णीय लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अब इसमें मतलब किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं होता है या रंगहीन वर्णक होता है तो इसका कार्य क्या रहेगा? भोज्य पदार्थों का संग्रहण। अब भोज्य पदार्थों के रूप में यदि वह कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करेगा तो उसको एमाइलोप्लास्ट कहा जाएगा। यदि वह प्रोटीन का संग्रहण करेगा तो उसको प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाएगा। प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है। प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है। और यदि अवर्णीय लवक लिपिड का संग्रहण करता है तो इसको लिपिडोप्लास्ट कहा जाता है या इसको दूसरा इसका नाम है इलियोप्लास्ट भी कहा जाता है। इलियोप्लास्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार यह जो अवर्णीय लवक है यह तीन प्रकार का हो गया, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और लिपिडोप्लास्ट। लिपिडोप्लास्ट लिपिड का संग्रहण करेगा। प्रोटीनोप्लास्ट जिसे एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है यह प्रोटीन का संग्रहण करेगा। और एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करेगा। इस प्रकार अवर्णीय लवक कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के हो गए। अब हम तीसरा जो वर्णक है हरित लवक के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 हरित लवक। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग का वर्णक होता है। किस रंग का होगा? यह हरे रंग का वर्णक होता है। अब यह जो हरे रंग का वर्णक होता है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्णक होता है। अब ये इंपॉर्टेंट वर्णक क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में यह वर्णक पाया जाता है हरे रंग का, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का हरा रंग इस वर्णक के कारण होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है या जो हरित लवक है, इस हरित लवक की उपस्थिति में हरित लवक और सूर्य का प्रकाश और सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है इसकी उपस्थिति में ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं इससे या इसमें ये भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। हरित लवक की उपस्थिति में पेड़ पौधे हरित लवक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी जिसे अंग्रेजी में ऑटोट्रोफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम इन पेड़ पौधों को स्वपोषी कहते हैं। अब यदि हम इस हरित लवक के बारे में और ज्यादा डिटेल से बात करें तो हरित लवक की संख्या, हरित लवक की संख्या पादप कोशिका में, एक कोशिका में इसकी संख्या 20 से लेकर 40 तक हो सकती है। एक कोशिका में हरित लवक की संख्या 20 से 40 तक हो सकती है या होती है। यदि हम इसके आकार की बात करें तो यह हरित लवक अलग अलग प्रकार का होता है। सभी पादपों के अंदर एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे उदाहरण के लिए यह प्याले नुमा हो सकता है,
मेखलाकार हो सकता है, मेखलाकार, रिबन शेप हो सकता है, रिबन के आकार का हो सकता है, रिबन आकार का हो सकता है, यह गोलाकार भी हो सकता है, यह गोलाकार भी हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार जो हरित कवक है वो हरे रंग का वर्णक होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इंपोर्टेंट वर्णक होता है, पत्तियों का हरा रंग इस वर्णक के कारण होता है। इस वर्णक की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। इस हरित कवक की संख्या के बारे में बात करें तो एक कोशिका के अंदर हरित कवक की संख्या 20 से लेकर 40 तक हो सकती है। अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संख्या अलग अलग होती है। इसके आकार की बात करें तो यह हरित कवक प्यालेनुमा हो सकता है, मेखलाकार हो सकता है, रिबन के आकार का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। इसके अलावा सर्पिलाकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है। देखिए दो झिल्ली, ये बाह्य कला है, बाह्य झिल्ली है, और ये अंतर झिल्ली है। दो जो झिल्ली है इनके बीच में 10 से 30 एंगस्ट्रॉम के आसपास अवकाश पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है। इसको परिलवकीय अवकाश कहा जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हरित कवक की संरचना है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो जो इसके अंदर तरल भाग होता है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ये जो तरल भाग है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है, और इसके अंदर सिकों के ढेर नुमा संरचनाएं होती है जिसको थाइलेकोइड कहा जाता है, या इस रचना को ग्रेना कहा जाता है या ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम की एक इकाई को थाइलेकोइड कहा जाता है। ये सिकों के ढेर नुमा जो संरचनाएं होती है ये ग्रेनम कहलाती है। और ये जो ग्रेना या जो ग्रेनम है इसके अंदर प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। जब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है यह दो भागों में होती है, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अप्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो जो प्रकाश अभिक्रिया है वो किसमें संपन्न होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। जो अप्रकाश अभिक्रिया है वो किसमें संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। इसके अलावा इसके अंदर स्टार्च कण पाए जाते हैं। हरित कवक के अंदर डीएनए पाया जाता है। हरित कवक के अंदर देखो स्पेशल लक्षण है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और 70S प्रकार के इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये जो स्पेशल संरचना है ये संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है, जो बाहर आवरण है वो दो झिल्ली से मिलकर बना होता है। उसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए डीएनए का पाया जाना अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए पाया जाता है, इस वजह से इस हरित कवक के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल लक्षण आ जाता है रेप्लिकेशन का। मतलब डीएनए पाया जाता है तो डीएनए अपने समान नया अंग बना सकता है। तो ये जो हरित कवक है ये अपने समान दूसरा हरित कवक बना सकता है, किसकी उपस्थिति के कारण? डीएनए की उपस्थिति के कारण। इसलिए इसे या हरित कवक को अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी अंग, अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। पूछ लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन, अर्ध स्वायत्त शासी अंग किसे कहा जाता है? तो अर्ध स्वायत्त शासी अंग हरित कवक को कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दोनों के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है इसका मतलब डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। डीएनए की उपस्थिति के कारण एक हरित कवक अपने समान दूसरा हरित कवक बना सकता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने समान दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है।
इसके अलावा इसमें देखो आरएनए पाया जाता है और 70 एस प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये जो संरचना है, ये जो विशेष लक्षण है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर ही पाए जाते हैं। अब देखिए हरित लवक की बात करेंगे तो हरित लवक तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो देखो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। अब दो भाग कैसे हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक तो है प्रकाश अभिक्रिया, ये प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरी है अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया और दूसरी है अप्रकाश अभिक्रिया। अप्रकाश अभिक्रिया और प्रकाश अभिक्रिया। तो जो प्रकाश अभिक्रिया होती है ये किसमें पाई जाती है, ग्रेना भाग में पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है, ये स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। अब इन दोनों में से प्रकाश अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेना जो है, ग्रेना के अंदर या जो थाइलेकोइड है उसकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर ग्रेना या थाइलेकोइड के अंदर क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम पाए जाते हैं। ग्रेना या थाइलेकोइड के अंदर क्वांटासोम पाए जाते हैं और ये जो क्वांटासोम होते हैं, इस क्वांटासोम के अंदर एक क्वांटासोम में 230 पर्णहरित पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पर्णहरित पाए जाते हैं। और ये जो पर्णहरित है यही प्रकाश संश्लेषण की इकाई होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई होते हैं। अब पर्णहरित भी कई प्रकार के होते हैं। पर्णहरित जैसे देखिए पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, सी, डी, ई, इस तरह से पर्णहरित है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से जो पर्णहरित ए होता है ये पर्णहरित सभी में पाया जाता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यदि हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है आयरन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। उसी तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित, इसके अंदर एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु है वो पर्णहरित के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो लवक है वो पादपों के अंदर पाए जाते हैं। अब यहां पर यदि वर्णक में बदलाव की बात करते हैं, अवर्णीय लवक में तो कोई कलर होता नहीं है, कोई वर्णक होता नहीं है, वो तो भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का कार्य करते हैं। जबकि जो वर्णीय लवक है और जो हरित लवक है इनमें आपस में परिवर्तन हो सकता है। तो जो वर्णीय लवक है वो हरित लवक में नहीं बदल सकता, लेकिन जो हरित लवक होता है वह वर्णीय लवक में बदल सकता है। देखिए ये जैसे वर्णीय लवक है, ये वर्णीय लवक है और ये मान लो हरित लवक है, ये हरित लवक है। तो हरित लवक वर्णीय लवक में बदल सकता है, जबकि वर्णीय लवक हरित लवक में नहीं बदल सकता। उदाहरण के लिए हरित लवक जैसे हरी मिर्च है, हरी मिर्च, तो हरी मिर्च है तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा लवक है, हरित लवक है। अब हरी मिर्च है वो लाल मिर्च में बदल जाती है। किसमें बदलेगी, लाल मिर्च में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि
जो हरित लवक है वो वर्णिल लवक में बदलता है, वर्णिल लवक हरित लवक में नहीं बदलता है। तो देखिए इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर लवक या प्लास्टिड के बारे में कंप्लीट पढ़ने का प्रयास किया, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये जो चीजें इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल रही है वो सब आपको समझ में आ रही होगी। और यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपका प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं ताकि उस प्रश्न का भी समाधान किया जा सके। इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।